सभी विद्यार्थियों का आरके विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवार के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिल रहे हैं तथा नेक्स्ट जो क्लास है बीए फिजिक्स सेकेंड ईयर ज्योग्राफी पेपर 5 है संसाधन भूगोल, इसका है यूनिट 5 है। इसमें टॉपिक है संसाधन संकल्पना। संसाधन संकल्पना में हमेशा प्रश्न बन के आया है परीक्षाओं के अंदर, संसाधन संकल्पनाएं क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो संसाधन संकल्पना को अपने जितनी भी संकल्पनाएं हैं जो जिनका यहाँ पे अध्ययन करेंगे। देखो, संसाधन वह स्रोत है जिनके द्वारा मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इस प्रकार मानव तथा संसाधनों का अन्योन्याश्रित यानी आपस में मिला जुला संबंध होता है। संसाधन के विभिन्न पक्षों के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के विचारों को दो वर्गों में रखा गया है। नंबर 5 है वो है स्थैतिक विचारधारा। स्थैतिक विचारधारा या इसको संकल्पना भी बोल सकते हैं। सेकंड है वो है गतिक विचारधारा। गतिक विचारधारा या संकल्पना, ठीक है। इन दो विचारधाराओं के अंदर इन्होंने रखा है। तो नंबर 5 देखते हैं स्थैतिक विचारधारा। नंबर 5 है वह स्थैतिक विचारधारा। स्थैतिक विचारधारा इस वर्ग के विद्वानों का यह मत है कि संसाधन स्थैतिक तथा निश्चित होते हैं। यानी इन्होंने बता दिया कि संसाधन क्या निश्चित मात्रा में उपलब्ध है प्रकृति पर या कहीं का भंडार निश्चित है। इस विचारधारा में जो भाग लेने वाले या इसके समर्थक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या बता दिया कि संसाधनों का एक निश्चित भंडार है जो कुछ समय के लिए आवश्यक के लिए समाप्त हो जाएगा। इनके परिणाम में वृद्धि नहीं की जा सकती, चाहे मानव उनका उपयोग कर रहा हो या नहीं कर रहा हो। इस विचारधारा के अंतर्गत कुछ मिथ्या संकल्पनाएं यानी मिथ्या संकल्पनाएं हैं इसके अंदर। वो देखो कौन कौन सी है इसके अंदर। नंबर 5 को संकल्पनाएं मिथ्या। संसाधन भौतिक पदार्थ मात्र है। संसाधन भौतिक पदार्थ मात्र है। नंबर 5 इसके अंदर संसाधन भौतिक पदार्थ मात्र है। पहले इसका अध्ययन करें। संसाधनों को भौतिक पदार्थ या स्पर्श करने योग्य वस्तुओं के रूप में मानने की प्रवृत्ति दोषपूर्ण है, परंतु कोयला, लोहा, पेट्रोलियम जैसे भौतिक पदार्थ महत्वपूर्ण है, लेकिन इनसे भी अधिक महत्वपूर्ण है स्पर्श न किए जाने वाले तथ्य, जैसे स्वास्थ्य को स्पर्श नहीं कर सकते। बुद्धिमत्तापूर्ण जो नीतियां बनाई गई उनको केवल स्पर्श नहीं किया जाता। तो इस प्रकार की जो नीतियां हैं ये आदि इसी संसाधन भौतिक पदार्थ मात्र है उसमें सम्मिलित की गई है। दूसरा है संसाधन पूंजी मात्र है। संसाधन सेकंड में क्या कहा गया है, संसाधन पूंजी मात्र है। इसका अध्ययन है संसाधनों को मात्र पूंजी मानना भी मिथ्या है यानी झूठा है, लेकिन संसाधन पदार्थों, शक्तियों, परिस्थितियों, संबंधों, नीतियों आदि का सम्मिलित रूप है। संसाधन एक विविध वातावरण की भांति जो मानव के व्यवहार तथा प्रयोजनों के अनुरूप परिवर्तनशील होते हैं। मनुष्य की बुद्धि सबसे बड़ा संसाधन है। अब थर्ड है संसाधन सुगम रूप से प्राप्य है। सुगम रूप से प्राप्य है।
इसमें देखो, संसाधन की प्राप्ति को बहुत आसान समझना मिथ्या है, यानी झूठा है या भ्रमपूर्ण है। जहां संसाधन सुलभ है वहां बाधाएं भी बहुत है इसके अंदर, यानी संसाधनों का सुगम प्राप्ति मुश्किल से मुश्किल होती है। तो ये हो गई इसकी संसाधनों की जो विचारधारा थी, जो स्थिति विचारधारा थी उसके अंदर संसाधनों की। ठीक है, अब है सेकंड गतिक विचारधारा। गतिक विचारधारा, इस विचारधारा की मान्यता यह है, पहले क्या थी कि संसाधन सीमित है। सेकंड जो गतिक विचारधारा है इसकी देखो, गतिक विचारधारा की मान्यता है कि संसाधन होते नहीं है बल्कि बनते हैं। संसाधन होते नहीं है बल्कि बनते हैं। प्रकृति के उपादान तब तक संसाधन नहीं बनते हैं जब तक वे मानव की इच्छाओं व आवश्यकता की पूर्ति नहीं करते हैं। यानी प्रकृति के जितने भी उपादान है, यानी प्रकृति के उत्पाद है या प्रकृति में जो भी चीजें हैं, वो तब तक संसाधन नहीं बनते हैं, कब तक नहीं बनते हैं, जब तक मानव की इच्छा और आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते हैं, तब तक तो क्या संसाधन नहीं बन पाते। इसके लिए मानव द्वारा अपनी शारीरिक व बौद्धिक शक्तियों का प्रयोग आवश्यक है। कोई भी प्राकृतिक वस्तु जब तक मानव की आवश्यकताएं पूर्ति का साधन नहीं बनती, तब तक वह एक उदासीन तत्व के रूप में ही प्रकृति के अंदर रहती है। ना उसको कोई छेड़ने वाला है, ना उस वस्तु को कोई देखने वाला है, तो वो उदासीन तत्व के रूप में होती है। जब मानव अपने दिमाग, बुद्धिमत्ता, तकनीकी का प्रयोग करके उसको बनाएगा संसाधन, या यूज में लेगा, या बनी संसाधन है, तो वो क्या कहलाएगा, संसाधन कहलाएगा। अब इसके अंदर जो संसाधन की जो संकल्पना है गतिक विचारधारा के अंदर, वो देखो। अब इसके अंदर थर्ड जो अगर बात करते हैं वो है संसाधन की कार्यात्मक सीमा। मैं इसको मिटा देता हूँ, ये दो तो हो गई। संसाधन की कार्यात्मक संकल्पना। संसाधन की कार्यात्मक या क्रिया संकल्पना, यदि किसी पदार्थ या वस्तु में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्यात्मक का गुण विकसित हो जाता है, तो वह गुण उस वस्तु को संसाधन बना देता है। यानी कार्य करने वाला कोई गुण प्रदान हो उस वस्तु में, तो उसको क्या बना देता है, वो मानव का संसाधन बना देता है। इसमें निम्न तथ्य है, नंबर 5 तथ्य है, वो नंबर 5 तथ्य है, सभी प्राकृतिक परिघटनाएं मानव के लिए लाभदायक नहीं होती है। प्रकृति में भूकंप, तूफान, बाढ़, जैसे पदार्थ मानव की प्रगति और कल्याण में बाधक होते हैं, ये संसाधन नहीं होते हैं। सेकंड नंबर तथ्य है, दूसरा तथ्य है, संसाधन केवल प्रकृति द्वारा ही प्राप्त नहीं होते हैं, बल्कि मानवीय और सांस्कृतिक संसाधन भी होते हैं। एक स्वस्थ समाज, वैज्ञानिक ज्ञान, तकनीकी दक्षता आदि तत्व मानव के लिए कल्याणकारी होने के कारण वह संसाधन है। नंबर 3 जो है इसका तथ्य है, कार्यात्मक सिद्धांत के अनुसार संसाधन कार्यात्मक और प्रक्रियात्मक होते हैं। इनकी रचना या निर्माण मानव के प्रयासों के द्वारा होता है तथा ये गतिशील भी होते हैं। अब नंबर 2 अगली संकल्पना है, वो देखो, संसाधन पर्याप्तता की संकल्पना। संसाधन पर्याप्तता की संकल्पना।
किसी देश के संसाधन पर्याप्तता का मापदंड वहां की जनसंख्या, इच्छित उपभोग स्तर, उत्पादन तकनीकी स्तर तथा कुल उत्पादन आदि तथ्यों पर विचार करने से स्पष्ट होगा। या उनका निर्भरता का पता लगाना होगा। जनसंख्या और उसका जीवन स्तर संसाधनों की कुल मांग को निर्धारित करते हैं। मांग पूरी होती है या नहीं, वह वहां के प्राप्य संसाधन है उनके ऊपर निर्भर करता है कि इस क्षेत्र में वह है कि लोगों की प्राप्यता पूर्ण हो रही है या नहीं है। अतः किसी क्षेत्र की जनसंख्या तथा संसाधन संभाव्यता का सैद्धांतिक विश्लेषण करने पर दोनों के अंतर संबंध स्पष्ट हो सकते हैं। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मानव मधुमक्खी की भांति उगे हुए फल फूलों के रस को एकमात्र एकत्रित करके नहीं रहता, अपितु वह अपने सीमित संसाधनों को वैज्ञानिक ढंग से उपयोग करता है, उनकी उत्पादन शक्ति को बढ़ाता है तथा साथ ही भौतिक संसाधनों की कमी को देखकर स्वतः अपनी जनसंख्या कम करने की चेष्टा भी रखता है। भाई आने वाले समय में अपने पास इतनी संसाधन नहीं है तो वो जनसंख्या को वो जनसंख्या पे लगाम रखता है और आगे बढ़ने नहीं देता है। कि अब आने वाले समय में वह जनसंख्या एकरमैन ने इस संबंध के अंदर एकरमैन जो वैज्ञानिक है इन्होंने फार्मूला दिया। इस अंतर संबंध को न्यूटन समीकरण द्वारा स्पष्ट किया गया, जिसमें जीवन स्तर तथा कुल संसाधन आधार संसाधनों की प्राकृतिक भौतिक विशेषताएं गुण तथा उनकी प्रवृत्ति, प्रशासनिक तकनीक, संसाधनों की स्थिरता, आर्थिक उत्पादन के समुचित पैमाने को निर्धारित किया। व्यापार द्वारा प्राप्त संसाधन, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक संस्थाएं, उनकी विशेषताएं तथा संसाधनों की उपयोग विधि, बर्बादी, संरक्षण, स्तर की सीमा तक संसाधनों का सदुपयोग, इस प्रकार के सभी जो बिंदु है उनको सम्मिलित किया गया अपने एकरमैन ने अपने सूत्र के अंदर और एक बड़ा विश्लेषण प्रकार से सूत्र दिया। अब थर्ड है संसाधन दुर्बलता की संकल्पना। संसाधन दुर्लभता की संकल्पना। संसाधन दुर्लभता संकल्पना मानव सभ्यता का विकास भौतिक संसाधनों के अधिकाधिक दोहन व उपयोग पर निर्भर करता है। किसी संसाधन विशेष जैसे पेट्रोलियम को दुर्बल बना सकती है, इसके निम्न कारण है। इनके निम्न कारण है, नंबर 5 है प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं। नंबर 2 है राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं। तथा नंबर 3 है वो है आर्थिक कारण भी हो सकते हैं। नंबर 4 है वो है पर्यावरणीय कारण भी। इसमें प्राकृतिक कारण है जो अल्प अवधि में किसी खनिज या ऊर्जा स्रोत के भंडार समाप्त हो सकते हैं। नंबर 5 में है प्राकृतिक कारणों में कि अल्प अवधि में किसी खनिज या ऊर्जा स्रोत के भंडार समाप्त हो सकते हैं, जैसे तीव्र जनसंख्या वृद्धि के सापेक्ष भूमि में फसलोत्पादन क्षमता में कमी आ जाना, यानी धीरे धीरे फसलोत्पादन में कमी आ जाना। सेकंड है राजनीतिक जो कारण है वो विभिन्न प्रदेशों के मध्य परस्पर पूर्णता या शत्रुता के कारण किसी पदार्थ के निर्यात आयात प्रतिबंध लगा देने से आपके अभाव में की स्थिति में उत्पन्न हो सकती है। तीसरा है आर्थिक या किसी महामारी वगैरह के कारण भी हो सकता है जिनमें प्रतिबंध लग जाता है। आर्थिक किसी पदार्थ की मांग जब उसकी आपूर्ति से अधिक हो जाती है
यानी उसकी मांग क्या होगी, आपूर्ति से अधिक हो जाएगी, तो उसका मूल्य इतना ऊंचा हो जाता है कि वह निर्धन लोगों के द्वारा खरीदा नहीं जा सकता। तब देश के लिए वह ही नहीं होता है, तब वह दुर्लभ संसाधन हो जाता है। जैसे 2006 में अपेक्षा 2018 में पेट्रोलियम मूल्य में वृद्धि होगी, तो आने वाले समय में पेट्रोलियम को कह सकते हैं कि दुर्लभ संसाधन हो जाएगा। अगला है पर्यावरणीय जो कारक है, प्राकृतिक संसाधनों के अति दोहन से जैव रासायनिक चक्रों पर दबाव पड़ता है। इन चक्रों के भंग हो जाने से दीर्घकालीन संसाधन दुर्लभता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी लंबे समय तक संसाधन अपने को प्राप्त नहीं होंगे। जैसे हरित गृह देशों में अत्यधिक उत्सर्जन के कारण विश्वव्यापी तापमान वृद्धि की समस्या उत्पन्न हो रही है, प्रदूषण बढ़ने से शुद्ध पेयजल का संकट आ रहा है, जैव विविधता का विलोप हो रहा है, आदि समस्याएं धीरे धीरे प्रकृति में आप भी देखिए उत्पन्न हो रही है, तो उनकी रोकथाम भी जरूरी है। अब देखो ये जो संकल्पनाएं होगी, इसके अलावा देखो अभिनव भौगोलिक साहित्य में संसाधन की कार्यात्मक संकल्पना, मैं इसको मिटा रहा हूं, आपने लिख लिया होगा साथ में। अभिनव भौगोलिक साहित्य, भौगोलिक साहित्य में संसाधन की कार्यात्मक संकल्पना। अभिनव भौगोलिक साहित्य में संसाधन की कार्यात्मक संकल्पना है मिसेल के मत के अनुसार, यहाँ पे किसके मत के अनुसार, मिसेल के मत के अनुसार समस्त मानव संसाधनों में ज्ञान सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण संसाधन है। ज्ञान ही मानव के अन्य समस्त संसाधनों की जननी है तथा मानव की समृद्धि का मूल कारक भी है। ज्ञान के अभाव में प्राचीन मानव असंभव ही था, जबकि प्राकृतिक संसाधन तक भी मौजूद थे। आधुनिक मानव ने अपनी बुद्धि व ज्ञान से प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों का विकास करके समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया। अतः यह कहा जा सकता है कि पृथ्वी अपरिवर्तित है, किंतु संसाधन सभ्यता के साथ बदलते रहते हैं। यानी जैसे जैसे सभ्यताएं बदलती रहती है, वैसे वैसे संसाधनों का स्तर और प्रकार भी बदलता जाता है, जिस प्रकार की पुरानी सभ्यताओं में देखने को मिला है। अब ये हो गया, क्योंकि अब जो नेक्स्ट संकल्पना है वो नेक्स्ट संकल्पना है संसाधन पारिस्थितिकी की संकल्पना। संसाधन पारिस्थितिकी की संकल्पना संसाधन पारिस्थितिकी की संकल्पना, इसके अंतर्गत जल चक्र तथा ऑक्सीजन चक्र तथा कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र तथा फास्फोरस व सल्फर चक्रों को ध्यान में रखते हुए सम्मिलित किया गया है। पारिस्थितिकी दुर्लभ भी कार्यों की लिए पर्याप्तता के लिए है। तो इस प्रकार के संसाधनों की जो पारिस्थितिकी की संकल्पना है, इसमें विभिन्न प्रकार से
बोमेन ने मत में परफ्यूम में लौकिक परिवर्तन स्ने होते हैं, यानी परफ्यूम में परिवर्तन है वो धीरे धीरे होते हैं, परंतु किंतु पदार्थों में वह सतत परिवर्तन रहती है। कालांतर में प्राकृतिक संसाधनों की विशालता का विचार कर्म से बदलने लगा तथा जोबलन नामक वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग पर निम्न अवस्थाएं बताई। उन्होंने पहली अवस्था बताई जोबलन ने, और वो अवस्था बताई हुई है कि न्यूनता की अवस्था। जोबलन ने जो अवस्था बताई पहला है न्यूनता की अवस्था। न्यूनता की अवस्था में कहा गया है कि प्राचीन काल में ज्ञान के अभाव में प्राकृतिक संसाधन विरल थे, विद्वान की तकनीक ज्ञात न होने से उत्पादन अल्पता अधिकता की अवस्था। लेकिन इन्होंने कहा अधिकता की अवस्था। अधिकता की अवस्था में इन्होंने कहा है कि औद्योगिक क्रांति से लेकर 1950 तक यह अवस्था रही नवीन संसाधनों का विकास, बदलती हुई अवस्था। नंबर 3 है बदलती हुई अवस्था। 1950 के आसपास संसाधनों की प्रचुरता के साथ ही कच्चे माल के असीमित मांग से के कारण तरंग व पूंजी की खपत व अधिक से अधिक बल दिया गया। यानी तो इसमें जिस प्रकार बदलती हुई अर्थव्यवस्था में जिस प्रकार से हम उद्योग जितने विकसित हुए, उद्योगों को कच्चा माल भी चाहिए, उनको परिवहन भी चाहिए, उनमें कार्य करने के लिए संसाधनों उपकरणों की पूंजी की आवश्यकता तथा श्रमिक की जरूरत रहती। श्रमिकों के अंदर कुशलता यानी उनको अधिक प्रशिक्षण है या नहीं है, तो उसके बारे में भी हर प्रकार से ये बदलती हुई अवस्था औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उनका स्टार्ट हुआ। बढ़ते की कमी देखी और इन्होंने बताया बढ़ते की कमी। आधुनिक युगों में प्राकृतिक संसाधनों की उत्तरोत्तर कमी आती रही है। संसाधनों का परिवर्तित मूल्य है। संसाधनों का जो परिवर्तित मूल्य है, संसाधन स्वयं में कुछ नहीं है, केवल कुछ तत्वों का एकत्रीकरण है। वो एक रूप से संसाधनों का मिला जुला रूप है, और संसाधनों का जो निर्माणकारी कारक है उसमें प्रकृति मुख्य रूप से जिम्मेदार है, तथा इनका जो मूल्य है वो मांग बढ़ने के साथ साथ बढ़ता रहता है। जिस प्रकार से बहुत मात्रा में अगर कोई संसाधन उपलब्ध है पृथ्वी पर, तो उसकी जो मूल्य है वो कम रहेगा, तथा धीरे धीरे अगर उसकी मांग बढ़ जाएगी तथा वो प्रकृति में सीमित मात्रा में रह जाएगा, तो उसकी मूल्य के अंदर अंतर आ जाएगा। तथा कुछ प्रकार से जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि सोना चांदी अत्यधिक अल्प तथा कई संसाधनों की जो है वो प्रकृति से निकालने में उनकी जो अत्यधिक खर्चीली विधियां होती है या उनके उपकरण मशीनें अधिक खर्चीली आती है, उनका भी मूल्य अंतर या मूल्य अधिक होता है। इस प्रकार से कुछ धरातलीय जो प्रकृति है ऊपर जो निर्माणकारी तत्व है, तथा देखो संसाधनों को निर्माणकारी तत्वों में कारक तथा मानव मुख्य रूप से तथा संस्कृति, ये 3 कारक मुख्य रूप से जिम्मेदार है। तो ये संसाधनों की जो मुख्य रूप की संकल्पनाएं थी वो इस प्रकार थी। इसके आधार पर हम संसाधन को उदाहरण सहित आपको समझा पाए हैं। तो इसमें से ये क्वेश्चन आता है, तो आप उनकी जो पहले है संसाधनों की जितनी भी संकल्पनाएं उनको एक साथ लिखोगे और उसके बाद में एक एक जो संकल्पना है उसको वर्णन करते रहोगे। ठीक है, तो मैं इसको मिला देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे। वहां तक के लिए धन्यवाद।